हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन आरबीएससी में स्वागत है। दोस्तों, मिशन आरबीएससी आपके लिए लाया है पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी आज की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न टोटली हमारे जो बुक फर्स्ट है आपकी उसमें से हमने लिए हैं और अति लघुतरात्मक प्रश्न है। इसके बाद में हम बड़े प्रश्न भी आपके लिए लेकर के आएंगे। तो आइए जल्दी से हम सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। आपके सामने 16वां प्रश्न है। 15 प्रश्न हम रात वाली क्लास में कर चुके हैं, मैंने वीडियो डाल दिया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिलेगा, वहां से देख लीजिएगा। 16वें प्रश्न से कंटिन्यू करेंगे और टोटल 50 प्रश्न है इस सीरीज में, तो कोशिश करूंगा इसी में लगभग ये पूरे हो जाएं। चलिए, उसके बाद फिर अपन सेकंड बुक भी करेंगे। तो 16वां प्रश्न आपके सामने यह है कि भारतीय संघवाद की एक प्रमुख विशेषता बताइए। संघवाद मतलब क्या है कि हमारा देश जो है ना वो राज्यों का एक संघ है। तो इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है एक सशक्त केंद्रीय सरकार के साथ शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच में स्पष्ट विभाजन। आपको पता है ना कि हमारे यहाँ पे जो शक्तियां होती है, किस विषय पर कौन कानून बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी, तो उसका विभाजन किया हुआ है। और 3 सूचियां बनी हुई है। केंद्रीय सूची जिस पर केंद्र सरकार जो है वो कानून बनाती है, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार बनाती है, और संवर्धित सूची जिस पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। अब आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्थानीय संस्थाओं, और स्थानीय संस्थाओं में आती है पंचायत एक तो आती है और उसके बाद आती है हमारी नगर पालिकाएं। तो इन दोनों ही संस्थाओं को वित्तीय स्थिति सुधारना और बजट का बंटवारा करना, यानी इनको बजट कौन देगा, तो उस बजट को देने की जो संस्तुति करेगा वो राज्य वित्त आयोग करेगा। ठीक है। तो पंचायतों में हमारा त्रिस्तरीय ढांचा है जिसमें सबसे छोटे स्तर पर ग्राम पंचायत, मिडिल स्तर पर पंचायत समिति, और सबसे बड़े स्तर पर जो पंचायतों में स्तरीय ढांचे में वो जिला परिषद है। इसी तरीके से नगर निगम, नगर पालिकाएं ये होती हैं। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट है 18वां प्रश्न कि संसद में शून्यकाल, 0 आवर किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह वह समय है जिसमें सदस्य बिना पूर्व सूचना के लोक महत्व के महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। इसमें पहले से सूचना देने की आवश्यकता नहीं है, एक निर्धारित समय जो है इसके लिए होता है जिसे 0 आवर कहते हैं। कोई भी सदस्य जो लोक महत्व का महत्वपूर्ण मुद्दा होता है उसको डायरेक्ट उठाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, 19वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन किन मूल्यों पर आधारित है। तो भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन का है, तो हमारा राजनीतिक दर्शन स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक बदलाव पर आधारित है। ये 4 शब्द आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। अब आपको पता है कि हमारे संविधान में अभी तक बहुत सारे संशोधन हुए हैं। ये संशोधन करने की जो प्रक्रिया है ये हमारे अनुच्छेद 368 में दी हुई है दोस्तों। और इसीलिए जो भारतीय संविधान है इसे एक जीवंत दस्तावेज कहते हैं। ठीक है, जीवंत दस्तावेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट है 21वां प्रश्न। स्थायी कार्यपालिका नौकरशाही में कौन शामिल होते हैं। अब पहले तो ये ध्यान रखना है, अगर प्रश्न आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो हमारी जो नौकरशाही है उसे स्थायी कार्यपालिका कहते हैं, क्योंकि ये बदलती नहीं है। जैसे हमारी संसद के जो सदन है, राज्यसभा, लोकसभा और इसी तरीके से विधानसभाओं में विधानसभा, तो यहाँ इनके जो एमएलए एमपीज होते हैं वो 5-5 साल के बाद बदलते रहते हैं। लेकिन जो स्थायी कार्यपालिका नौकरशाही वे नहीं बदलती। इसमें प्रशासनिक अधिकारी जैसे आईएएस, आईपीएस जैसे स्थायी रूप से नियुक्त होते हैं और वे सरकार बदलने पर भी काम करते रहते हैं, इसलिए इसे स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का भारत में कहाँ उपयोग होता है। तो ये एक ऐसी प्रणाली है जहां डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, जहां जनता अपना वोट डायरेक्ट नहीं देती, अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। तो एक तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति महोदय का चुनाव, एक उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव, एक राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जो एमपीज होते हैं राज्यसभा के, उनका, और साथ ही साथ विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं
ये सभी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत इनका चुनाव होता है, ध्यान रखना है, क्योंकि इनके चुनाव में डायरेक्ट जनता हिस्सा नहीं लेती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों, कि देश में मौलिक अधिकारों और मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और उनकी रक्षा करने का कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का होता है। इसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट है हमारा 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। तो बच्चों याद रखना कि वह विधायिका और कार्यपालिका के दबाव से मुक्त होकर बिना डरे निष्पक्ष न्याय कर सके, इसके लिए हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है। तो हमारे यहाँ 3 सूचियां बनी हुई है, 3 सूची है, एक में संघ सूची है, दूसरे में राज्य सूची है और तीसरे में समवर्ती सूची बनी हुई है। नेक्स्ट है, धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और लोकसभा को निचला सदन कहते हैं जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान को विश्व के बेहतरीन संविधानों में क्यों गिना जाता है। तो ऐसा लिखना है इसका कारण, क्योंकि इसमें अधिकारों का एक बहुत ही व्यापक और समावेशी घोषणा पत्र बिल ऑफ राइट्स शामिल किया गया है, इसीलिए इसे सबसे बड़ा संविधान मानते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव का एक प्रमुख कारण क्या है। हमारे यहाँ संघीय ढांचा है, यानी राज्यों का संघ है देश हमारा, तो यहाँ एक पद होता है राज्यपाल का दोस्तों, और राज्यपाल की भूमिका और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का उपयोग जो है, इन बातों को लेकर के हमारे यहाँ एक प्रकार का तनाव जो है वो बना रहता है केंद्र और राज्यों के बीच में, क्योंकि केंद्र में अगर किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, राज्य में अगर उस पार्टी की नहीं है बल्कि किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है। इसलिए राज्य ये शिकायत करते हैं कि राज्यपाल हमारे काम में रोड़े डालता है, और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और राज्यपाल केंद्र के एक एजेंट के रूप में काम करता है, और इसलिए विवादों का विषय बना रहता है। साथ ही साथ अनुच्छेद 356 की बात हुई है यहाँ पे। 356 में ये वर्णित है कि किसी भी राज्य में राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो अगर राज्यपाल ये सिफारिश लिख देता है केंद्र सरकार को, तो केंद्र सरकार उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकता है, तो इसीलिए ये विवाद का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है। बच्चों इस प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। संसद के संवैधानिक नियम के अनुसार यह अंतर 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी एक सत्र जब हुआ तो उसके बाद अगला सत्र 6 महीने से पहले शुरू हो जाना चाहिए, यानी 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि समवर्ती सूची के विषय पर यदि केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों में टकराव हो तो क्या होता है। देखो 3 सूचियां हैं, एक तो संघीय सूची है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन जो समवर्ती सूची है, इस समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, पर अगर कभी विवाद हो जाए तो क्या होगा। तो ऐसे स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, ऐसा हमारे संविधान में उल्लेख हो चुका है, ताकि कभी भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विधिक सेवा दिवस ध्यान दे रखना। समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता देने के लिए यह प्रतिवर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है और 1995 से यह शुरू हुआ है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इसी प्रकार के और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छे प्रश्न हैं और आप चाहते हो कि बड़े प्रश्न भी आए, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी, रिक्त स्थान के प्रश्न भी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को हाइप कर दीजिए, क्योंकि ऐसी प्रकार के मैं कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूं। तो आप इसे जरूर, आपके जैसे बाकी जो आवश्यकता वाले बच्चे उन तक ये कंटेंट पहुंचे, उसके लिए वीडियो को हाइप कर दें प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो हमारे यहाँ जो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, ये आयरलैंड के संविधान से लिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव में आओ, चाहे रिक्त स्थान में आओ, चाहे वन लाइनर में आओ, जरूर आएगा, इसलिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियां क्या है और ये किसे दी गई है।
तो वे विषय जो तीनों सूचियों में नहीं है, जैसे साइबर कानून, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, भारत में चुनाव सुधार के लिए कोई एक सुझाव दीजिए। तो हमारे यहाँ चुनाव सुधार के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए राजनीति में बाहुबल और धनबल के प्रवेश को रोकने के लिए सख्त कानून बनने चाहिए, तभी जो है वो चुनाव सुधार हो पाएगा। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक बदलाव का साधन के रूप में संविधान का क्या अर्थ है। दोस्तों याद रखना कि यह समाज के पिछड़ेपन और भेदभाव को शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से खत्म करने का एक हथियार है। अब अगला प्रश्न, हम पूरे 50 प्रश्न इसमें करेंगे कवर। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन भारत में किससे संबंधित है। तो हमने 74वां देखा था, वो हमारे नगर पालिकाओं से, नगरीय निकायों से रिलेटेड है, और जो 73वां है वो हमारे पंचायत निकायों से है। पंचायती राज यानी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 37वें के बाद में 36वें के बाद में 37वां प्रश्न है कि स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है। तो याद रखना, इससे क्या होगा, ताकि जनता अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान खुद कर सके और लोकतंत्र जमीनी स्तर तक पहुंचे, है ना, कि भाई सारे डिसीजन ऊपर से नहीं लिए जाएं, केंद्र या राज्य सरकार ही नहीं ले, कुछ जो छोटे स्तर के निर्णय हैं, जो स्थानीय स्तर के मुद्दे होते हैं, उनके निर्णय पंचायत स्तर पर लिए जा सकें। नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण क्यों किया जाता है। तो निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण इसलिए किया जाता है ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे वंचित समूहों को विधायिका में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में कौन से मामले आते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य उसका अधिकार क्षेत्र है, उसमें केंद्र और राज्यों के बीच या दो राज्यों के बीच होने वाले विवाद जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुने जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि संसदीय समितियों का क्या महत्व है। दोस्तों याद रखना कि वे समितियां संसद का समय बचाती है और जटिल विधेयकों और बजट का गहराई से अध्ययन करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में मुख्य अंतर बताइए। अब देखो, राजनीतिक कार्यपालिका चुनाव हारने पर बदल जाती है, जैसे हमारे मंत्री जो है वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो स्थायी कार्यपालिका है वो हमेशा बनी रहती है। उनका तो 60 वर्ष की जब आयु पूरी होती है, सेवानिवृत्त होता है, तो जिन जिन की आयु पूरी होगी वो हटेंगे, तब तक नए भर्ती होते जाते हैं, तो ये स्थायी रहती है, ये कभी बदलती नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्विसदनात्मक विधायिका का एक बड़ा लाभ बताइए। दोस्तों याद रखना है कि यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी कानून पर 2 बार विचार विमर्श हो, जिससे जल्दबाजी में फैसले नहीं लिए जा सकें, इसलिए 2 सदन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन के अधिक होने का मुख्य कारण क्या है। तो संविधान में समय के साथ बदलती समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संविधान में बदलाव करने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर BR अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। भाई इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए, ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, आने की 100% संभावना है, 100% संभावना है। दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जिसके तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसको डॉक्टर बाबा साहेब ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते, ध्यान देना, और ये 12 सदस्य जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा में विशेष अनुभव रखते हैं, और लोकसभा में 2 सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्यों? क्योंकि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के कामकाज की शैली की सबसे बड़ी खूबी क्या है। दोस्तों सार्वजनिक हित में व्यापक विचार विमर्श, तर्क और आम सहमति से फैसले लेना। नेक्स्ट है, न्यायपालिका और संसद के बीच टकराव का एक मुख्य विषय क्या है। तो संपत्ति का अधिकार और संविधान संशोधन में संसद की शक्ति जो है, ये दोनों के बीच का विषय है। निवारक नजरबंदी, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही केवल इस आशंका से गिरफ्तार करना कि वह कानून व्यवस्था के लिए खतरा है, इसे निवारक नजरबंदी कहा जाता है।
नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था। तो दोस्तों याद रखना कि भारत के संविधान को बनने में टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो ये तो हमने फर्स्ट बुक की है 50 प्रश्न, 15 पहले और 35 हम बाद में अभी किए हमने। ऐसी नेक्स्ट क्लास आएगी जिसमें हम सेकंड बुक के भी इसी प्रकार के पूरे 50 क्वेश्चंस करेंगे और फिर मैं आपके लिए बड़े प्रश्न आंसर भी लेकर के आऊँगा। आप लगातार अभ्यास करिए इन प्रश्नों का, बार-बार अभ्यास करिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हर बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और इसी तरीके से हम आगे आपके लिए और कंटेंट लेकर के आ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम 12th क्लास में भी आपको इसी तरीके से तैयारी कराएँगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।